बच्चों, मैं कृपाशंकर एनएमएमएस मंथन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो राज्य व्यवस्था से संबंधित है, पॉलिटी से संबंधित है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इसकी समझ हर बच्चे को ज़रूर होनी चाहिए। इससे एनएमएमएस एग्ज़ाम में 3 से 4 प्रश्न आते हैं, यानी कि अनुच्छेद से हर साल का अगर आप पेपर का एनालिसिस करते हैं तो 3 से 4 प्रश्न सिर्फ अनुच्छेद से दिए रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी संविधान की या पॉलिटी की समझ भारत के हर नागरिक को ज़रूर होनी चाहिए। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको इस चैनल के माध्यम से दे देंगे। तो अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको पूरे अनुच्छेद की, ठीक है, जितने इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, 2 या 3 पार्ट में ये वीडियो आएगा। तो अगर आप तीनों पार्ट देख लेते हैं तो ये संपूर्ण जो है अनुच्छेद का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको डेवलप हो जाएगा बहुत ही आसानी से। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, प्रमुख अनुच्छेद में जो प्रथम अनुच्छेद है वो क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ। संघ का मतलब ये हुआ कि भारत के जो राज्य हैं, राज्य और देश, इससे एक लीगल बॉन्ड के द्वारा ये जुड़े हुए हैं। यानी कि भारत जो है, भारत के जो राज्य हैं ये भारत संघ से अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका के जो राज्य होते हैं वो लीगल बॉन्ड के द्वारा नहीं जुड़े होते हैं। वो जब चाहें तब स्टेट से और राज्य, ये दोनों एक दूसरे से कभी भी अलग हो सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए भारत का जो संघ है वो अलग टाइप का संघ है। तो भारत राज्यों का क्या है? संघ है। भारत दैट इज़ इंडिया, यानी कि भारत को भारत कहिए या इंडिया कहिए, भारत दैट इज़ इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हमारे संविधान में भारत और इंडिया दोनों शब्द को समाहित किया गया है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। भारत दैट इज़ इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि संघ है, राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 की अगर हम बात करें तो नए राज्यों के प्रवेश, नया राज्य का जब हम प्रवेश करते हैं तो विधि द्वारा जो कानून बनाने का अधिकार है वो संसद के पास है। तो नए राज्यों के प्रवेश पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। यानी कि नए राज्यों के प्रवेश, अगर कोई भी क्षेत्र जो भारत के सीमा से बाहर है अगर उसका प्रवेश कराना है तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत हम उसका प्रवेश कराएंगे। यानी कि आप ऐसे समझिए कि जैसे ये भारत है, भारत से बाहर का कोई भी क्षेत्र है और उसे हम भारत में क्या कर रहे हैं? सम्मिलित कर रहे हैं, तो वो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। और अनुच्छेद 3 में क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि किसी राज्य के क्षेत्र का नाम या भौगोलिक सीमा में परिवर्तन। इसका मतलब ये हुआ कि किस देश के अंदर, यानी कि देश के सीमा के अंदर, यानी कि इस तरह से अगर ये भारत है तो इसके अंदर अगर हमें कोई राज्य को 2 भाग में बांटना है, ठीक है, या फिर उसके नाम में परिवर्तन करना है या उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना है, ठीक है, तो भारत के अंदर इसमें परिवर्तन होता है। तो अगर भारत की सीमा के अंदर किसी राज्य या क्षेत्र के नाम या भौगोलिक सीमा में परिवर्तन, ठीक है, करना हो तो वो अनुच्छेद 3 के तहत हम करते हैं। इसका भी जो अधिकार होता है वो संसद के पास होता है। तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 भारत के सीमा के बाहर अगर कोई क्षेत्र है और अगर वो भारत में सम्मिलित होता है, ठीक है, तो अनुच्छेद 2 के तहत सम्मिलित होगा। और भारत की सीमा के अंदर का कोई क्षेत्र है, ठीक है, तो उसका नाम अगर हमें बदलना है, ठीक है, उसकी सीमा में कोई परिवर्तन करना है, वो अनुच्छेद 3 के तहत होता है, ठीक है। जैसे तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश जब अलग हो रहे थे तो अनुच्छेद 3 के तहत अलग हुए होंगे। या कभी भी भारत के अंदर अगर कोई आंतरिक परिवर्तन में कुछ भी नाम में, भौगोलिक सीमा में परिवर्तन करना तो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के प्रावधान कैसे लागू होंगे, इसका अधिकार संसद के पास है। यानी कि अनुच्छेद 3 की अगर हम बात करें तो 2 और 3 संबंधी प्रावधान कैसे प्रयोग होंगे,
इसका अधिकार संसद के पास है। तो इस तरह से अनुच्छेद 4 भी आप पढ़ सकते हैं बहुत ही आसानी से। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। अनुच्छेद 2 भारत के बाहर का कोई क्षेत्र अगर भारत में सम्मिलित होता है, ठीक है, तो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत के अंदर का कोई क्षेत्र है और उसके नाम में अगर हम परिवर्तन करना चाहें, उसकी सीमा में बदलाव करना चाहें, तो इस तरह से आंतरिक परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 3 के तहत होगा। और अनुच्छेद 4 कहता है कि 2 और 3 के प्रावधान कैसे लागू होंगे, इसका जो प्रावधान है वो या इसके प्रावधान का जो अधिकार है वो संसद के पास है। तो देखिए कितना आसान है इस तरह से याद करना, आपको चारों अनुच्छेद आसानी से याद हो गया होगा। अगर हम भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में नागरिकता आता है। भाग 2 में क्या आता है, नागरिकता। नागरिकता संबंधी प्रावधान कहाँ पे रखे गए हैं, भाग 2 में रखे गए हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है भाग 2 समझना। भाग 2 कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक क्या है, भाग 2 है। नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक रखे गए हैं। इसमें अनुच्छेद जो 11 है, अनुच्छेद 11 ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता संबंधी प्रावधान संसद बनाएगी। तो नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान है वो कौन बनाता है, वो अब संसद बनाएगी। कब से, 26 जनवरी 1950 के बाद से, जब आपके देश का संविधान जब लागू हुआ था उसके जस्ट बाद से नागरिकता संबंधी प्रावधान संसद बनाएगी। ये अनुच्छेद 11 कहता है, अनुच्छेद 11 के तहत। ठीक है, आइए हम समझते हैं कि नागरिकता में जो अन्य अनुच्छेद हैं वो किससे संबंधित हैं। आप संक्षेप में समझ लीजिए, अनुच्छेद 5 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। जो मूल निवासी हैं, जो भारत के मूल निवासी हैं, जिसे अधिवास कहते हैं, तो अनुच्छेद 5 क्या है, अधिवास या मूल निवास से संबंधित है। जो हम लोग निवास प्रमाण पत्र वगैरह बनवाते हैं तो वो यहीं से संबंधित है, यानी कि अधिवास यानी कि मूल निवास से संबंधित। अनुच्छेद 5 कहता है कि जो भारत के मूल निवासी हैं उनके क्या दायित्व हैं, ठीक है, उनकी नागरिकता को कैसे सुनिश्चित किया जाए, वो अनुच्छेद 5 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 6 और 7 की अगर हम बात करें तो ये माइग्रेशन से संबंधित है। जैसे भारत से कुछ लोग पाकिस्तान में, या पाकिस्तान से कुछ लोग भारत से, पाकिस्तान से जो लोग भारत में माइग्रेट करके आए थे उनके संबंधित जो है प्रावधान अनुच्छेद 6 और 7 में, यानी कि ये प्रव्रजन से संबंधित है। और अगर हम 8 और 9 की बात करें, 8 और 9 की अगर हम बात करें तो ये विदेशी से संबंधित है, यानी कि विदेशी नागरिकता से संबंधित 8 और 9 के प्रावधान हैं। ठीक है, और अगर हम 10 की बात करें तो विदेशी नागरिकता को ग्रहण करने पर क्या होगा, अगर हम विदेशी नागरिकता को ग्रहण करते हैं तो हमें भारत की नागरिकता को त्याग करना पड़ेगा। तो अगर आप विदेशी नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता को क्या करना पड़ेगा, भारत की नागरिकता को त्याग करना पड़ेगा, भारत की नागरिकता को आपको छोड़नी पड़ेगी। जैसे ही आप विदेशी नागरिकता ग्रहण करेंगे वैसे ही भारत की नागरिकता आपकी हट जाएगी। ये अनुच्छेद 10 कहता है। तो कितना आसान है। अनुच्छेद 5 क्या है, मूल निवास से संबंधित है, अधिवास से संबंधित है। 6-7 क्या है, माइग्रेशन से संबंधित है। 8-9 क्या है, विदेशी नागरिकता से संबंधित है। और 10 में क्या कहता है कि अगर हम विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारी जो नागरिकता होगी, भारत की जो नागरिकता होगी वो स्वतः खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से नागरिकता संबंधी बहुत सारे प्रावधान जो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के बीच रखे गए हैं, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें मूल अधिकार की तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक हमारे मूल अधिकार का संरक्षण किया गया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट हमारे मूल अधिकार की रक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दोनों जो हैं हमारे मूल अधिकार के प्रहरी हैं, रक्षक हैं। ठीक है, तो मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार इसको आपको समझना होगा। मूल अधिकार जो है, कुल 6 मूल अधिकार आपके पास हैं। पहला जो मूल अधिकार है वो समता का अधिकार है। क्या है, समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। ठीक है, तीसरा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक है। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 तक है। ठीक है, छठवां शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, ये अल्पसंख्यक का है, अनुच्छेद 29 से लेकर के अनुच्छेद
30 तक इसे रखा गया है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में रखा गया है। इसे भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये आत्मा है, संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यह संविधान की आत्मा है। इसलिए कहा था क्योंकि यह हमारे अधिकार के, हमारे मूल अधिकार की रक्षा करती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है हमारे मूल अधिकार के प्रहरी हैं, यानी कि रक्षक हैं। तो इस वजह से जो है भीमराव अंबेडकर ने भी इसे कह दिया था कि यह संविधान की मूल आत्मा है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को मूल आत्मा नहीं बताया था, बल्कि उन्होंने इसी को ही मूल आत्मा बताया था। अब आप ये समझिए कि जो हमारे मूल अधिकार हैं वो कौन कौन से अधिकार हैं, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच रखे गए हैं। और इसके बाद भाग 4 जो है, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। ये अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 के बीच में इसे रखा गया है। तो नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच रखा गया है। अब हम लोग इसको पूरा डिटेल पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं समता का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के अनुच्छेद को हम लोग जानेंगे। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19 से 22 इसको हम लोग समझेंगे। तो आप इस पूरे मूल अधिकार को नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल समझने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो इस तरह का मेरा जितने भी नोटिफिकेशन होंगे आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।